कौन से आए होंगे? SDG क्या क्या चीज़ है? ब्रॉडलैंड आयोग कौन सा? आयोग कब की रिपोर्ट निकाली? 1983 की रिपोर्ट निकाली थी। 83 की रिपोर्ट कब? और 25 सितंबर 2015, 27 सितंबर 2015 में क्या बनाया था क्या? गोल डिसाइड किया था जीवन मास्का में। जैसे 193 में। अच्छा SDG में इसमें क्या क्या था? 1 2 17 लाख से 169 टारगेट, 17 लाख से 169 टारगेट। 248 विश्व का संकेतक, 284 भारत का संकेतक है, 330 राजस्थान का संकेतक है और 224 जिला स्तर संकेतक। देवा करके वो कोई भी पीछे नहीं रहे, कोई भी। दो हजार तीस तक लास्ट है। अपन देखना है कि आयाम कौन सा मतलब कहाँ गए हम? 5P पिपुल पीस है, पिपुल पीस, पिपुल अगर पीस हो गया प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी प्लानेट और ये पार्टनरशिप। पीपुल पीस प्रोस्पेरिटी प्लानेट पार्टनरशिप। बोले देखिए पीपुल पीस प्रोस्पेरिटी प्लानेट पार्टनरशिप, पीपुल पीस प्रोस्पेरिटी प्लानेट पार्टनरशिप। अच्छा सिद्धांत कौन सा? सार्वभौमिक सिद्धांत सार्वभौमिकता, दूसरा कोई भी पीछे ना रहे। एक अंतर संबद्धता एवं अविभाज्यता, अंतर संबद्धता एवं अविभाज्यता, अंतर संबद्धता एवं अविभाज्यता। एक समावेशी बहुत हितधारकों की भागीदारी, बहुहितधारक की भागीदारी। सार्वभौमिकता कोई पीछे ना रहे, अंतर संबद्धता अविभाज्यता, समावेशी और बहुहितधारकों की भागीदारी। सार्वभौमिकता कोई भी पीछे ना रहे, अंतर संबद्धता एवं अविभाज्यता, समावेशी बहुहितधारकों की भागीदारी। सार्वभौमिकता
लिविंग नो वन बिहाइंड, अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता, समावेशी बहुहितधारकों की भागीदारी। सतत विकास की सूची सूची देखा आप सूची में कौन सा है। हेलो भाई, कोई गरीब है तो गरीबी गरीब है, दूसरा दिन के भूखमरी कम करना है अभी की भूख मिटा। तीसरी आरोग्य एवं कल्याण, आरोग्य एवं चौथो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छा बानो स्कूल में गयो था मैंने, लैंगिक समानता। नंबर पर स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता। सातवां अच्छा ऊर्जा, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। आठवां सम्मानजनक कार्य, सम्मानजनक कार्य, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। साथ में उद्योग एवं नवाचार अवसरना, उद्योग नवाचार एवं अवसरना, उद्योग नवाचार एवं अवसर। बोलो देखिए कौन सा है। पहले नंबर पे गरीब, दूसरे नंबर पर खानों खिला दियो भूखमरी, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य आरोग्य एवं आरोग्य एवं कल्याण। पहलो भूख, पहलो गरीब, दूसरो भूख, तीसरो कल्याण, चौथो शिक्षा, पांचों लैंगिक समानता, छठो गुणवत्तापूर्ण शुद्ध जल, सातवों शुद्ध जल, सातवों स्वच्छ किफायती ऊर्जा, आठवों सम्मानजनक कार्य, नौवों उद्योग नवाचार, दसवों असमानता, दसवां असमानता, असमानता में कमी रहना। ग्यारहवां जब असमानता में कमी आ गई तो 11वां क्या कठी, शहर, शहर एवं विकास, शहरी विकास, शहरी विकास है शायद कि 11वां संधारणीय शहर एवं समुदाय, संधारणीय शहर एवं समुदाय, 11वां संधारणीय शहर एवं समुदाय। 12वां शहर मुड़ गया बाद में बुके जी नोटिस करी कि भाई जितनी वो बीतो ही बाद में उत्तरदायी, उत्तरदायी उपभोग, तो वो बाद में जलवायु, जल क्या है, जीवन। 15वां भूमि क्या है, जीवन। 16वां जल भूमि जीवन, बढ़िया पर्यावरण बचाओ। शांति, 16 के शांति न्याय, शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्था, शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्था। 17वां गोल्स के लिए साझेदारियां, गोल्स के लिए साझेदारियां, लास्ट गोल्स के लिए साझेदारियां। बताओ देखिए कौन कौन से है। पहला
पहला गरीबी, दूसरी भूख, तीसरी आरोग्य एवं कल्याण, चौथो शिक्षा, पांचवो लैंगिक भेदभाव न, छठवां स्वच्छ जल, साफ जल और स्वच्छता, सातवां किफायती ऊर्जा, आठवां समाधानक कार्य, नौवां उद्योग नवाचार, दसवां उद्योग नवाचार, 10वां असमानता में कमी लाना, 11वां शहरी विकास, सामुदायिक शहर एवं विकास, और कौन सा हो गया ये भाई देखो, शहर, नौवां शहर नहीं, नौवां उद्योग धंधो, 10वां असमानता, 11वां शहर, और 12वां जितना उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, उत्तरदायी उपभोग एवं 13वां जलवायु, 14वां जलीय जीवन, 15वां भूमि जीवन, 16वां न्याय, उचित न्याय, शांति न्याय एवं सुदृढ़, शांति न्याय एवं सुदृढ़ संचार, 17वां गर्ल्स के लिए जिम्मेदारियां, 17वां गर्ल्स के लिए जिम्मेदारी। बताओ देखिए, गोल्स कितने हैं? 17। टारगेट कितने हैं? 169। मतलब 17 गोल्स 170 मान के चलो, एक कम, तो टारगेट कितने हैं? 169। गोल्स कितने टोटल? 17। संकेतक कितने हैं? 248। संकेतक कितने हैं? 248। सिद्धांत क्या? सार्वभौमिकता, रोवन बिहाइंड, अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता, समावेशी बहुहितधारकों की भागीदारी। सतत विकास के लिए भारत में कौन लागू करता नीति आयोग? नीति आयोग
बताओ देखिए कौन सा था? चौथा। कब है? 2024 में। कौन सा है? चौथा। कितने गोल्स हमारे? 16 ले रखे हैं। 16 गोल्स है। टारगेट कितने लिए हम? अच्छा, संकेतक कितने हैं टोटल? 248। उसमें से हमने कितने ले रखे हैं? 113। 16 गोल्स, 113 संकेतक। 16 गोल्स। कितने गोल है? 16। संकेतक कितने? 113। 16 गोल्स, 113 संकेतक। और उसमें से स्कोर कितने का है? 71 का भारत का। राजस्थान का स्कोर कितने का है? 67 भारत में इसके हिसाब से। 67। राज्य मैन कौन कौन से सबसे आगे? उत्तराखंड। उत्तरा के उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। UKT। यूके। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु में। लास्ट कौन सा है? बिहार है। बिहार की कितनी है? 57 रैंक। और इनका करना उत्तराखंड, केरल का 79, बिहार का 57। 57। राजस्थान का 67। राजस्थान का 67, बिहार का 57, उत्तराखंड का, केरल का, तमिलनाडु का 79। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे ही राजस्थान में भी हमने निकाली रिपोर्ट। उसमें हमारी कौन सी है? 14 संख्या। कितने लिए थे हमने गोल्स? 14। संकेतक कितने लिए थे हमने? 95। भारत में 113। गोल्स कितने से? 16, 113। 14 के बाद हमने लिए 95। समझे क्या? 16 चीन में और 16 12 लगभग 7 गुना लेते हैं। कितने गुना? 7 गुना। 14 गोल है तो 95। इसमें 113। अच्छा, भारत में कितने गोल? देखो देखो, भारत में टोटल थे हमारे पास 16। गोल्स कितने ले रखे थे हमने? 16 113। टोटल कितने ले रखे थे हमने? गोल गोल 16, संकेतक 13। भारत के भारत में जैसे रैंक कौन सी नहीं? पूरे विश्व में, वर्ल्ड में भारत कितने नंबर? 71 है भारत की। स्कोर कितना है? 71। अच्छा, इस हिसाब से देखिए 16 113 के हिसाब से राजस्थान का स्कोर कितना है? 67। लास्ट कौन सा? बिहार का कितना आया? 57। हाईएस्ट कौन सा? हाईएस्ट उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। इनका स्कोर कितना आया? 79। ये तो भारत की जो इंडिया की रैंक होगी। एक आयोजना विभाग होता है राजस्थान में। राजस्थान में हमने ले कितने गोल्स लिए थे? 14। संकेतक कितने लिए थे हमने? 95। अच्छा, इसके हिसाब से राजस्थान की रैंक, राजस्थान में कितने नंबर पाया? 66 पॉइंट है। नहीं नहीं, 59.11। राजस्थान की कितना है? 59.11। ये स्टॉप कौन किया हमने? झुंझुनू। झुंझुनू में कितने है? 66.44। लास्ट कौन है हमारा? जैसलमेर। जैसलमेर की कितनी आई? जैसलमेर की आई 50.34। ऐसा कुछ 50.63। 50.63। 50.63। झुंझुनू वाले नागौर। गोल के अनुसार किफायती है उस वक्त। अच्छा, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन है? 92। 7वां किफायती और स्वच्छ ऊर्जा भारत में। और राजस्थान में को
सो है भाई कि ऊर्जा के मामले में अपना एकदम फुल अचीव कर लियो। भूखमरी, भूख भूख मिटाना तो भूखमरी समाप्त करना। स्कोर कितना है भारत को? 45। अब राजस्थान में भूख को नहीं, राजस्थान में क्या है, लैंगिक लैंगिक समानता। लैंगिक समानता कितना नंबर पर आ है? 5। भारत राजस्थान को स्कोर है 39। भारत में भूखमरी 2 नंबर पर, अभी को स्कोर है 47। मॉनिटरिंग कौन करे? नीति आयोग संस्था। एक आयोजना विभाग है राजस्थान में भी, आर्थिक समय आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय बनाया है। राज्य स्तरीय समिति है। 8 सेक्टरल वर्किंग ग्रुप है। जिला कलेक्टर देखकर 5 प्रकाशन 2006 जारी करियो है। जिलेवार राजस्थान एसटीजी इंडेक्स 46 नाकआउट सिक्का जैसलमेर 50 63 59.11। एक्सलरेटिंग प्रोजेक्ट्स नीति आयोग जारी करे बिगो कटा सेंटर ने जयपुर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा डैशबोर्ड बनायो। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पोषण आयोजना विभाग 20 खाद्य कार्यक्रम का सहयोग से बनाया है। राजस्थान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा रिपोर्ट कुंड आयोजना विभाग 20वें खाद्य कार्यक्रम का सहयोग 2023 सितंबर में 4 स्तंभ ले लिया। खाद्य उपलब्धता, खाद्य उपयोगिता, भोजन तक पहुंच और खाद्य स्थिरता के लिए बताओ थी क्या? खाद्यान्न उपलब्धता, खाद्यान्न उपयोगिता, भोजन तक पहुंच, खाद्य स्थिरता। बताओ देखिए 4 स्तंभ से। खाद्यान्न उपलब्धता, खाद्यान्न उपलब्धता। दूसरा खाद्यान्न उपयोगिता। तीसरा भोजन तक पहुंच है। चौथा खाद्य स्थिरता, खाद्य स्थिरता। खाद्यान्न उपलब्धता, खाद्यान्न उपयोगिता, भोजन तक पहुंच, खाद्य स्थिरता। चार कौन सा है? खाद्यान्न उपलब्धता, खाद्यान्न उपयोगिता, भोजन तक पहुंच, खाद्य स्थिरता। बताओ जो खाद्यान्न उपलब्धता, खाद्यान्न उपयोगिता, भोजन तक पहुंच, खाद्य स्थिरता। पहली रैंक खान पीना मामला मुझसे रही हनुमानगढ़। पहली रैंक की है हनुमानगढ़। लास्ट लास्ट था मेरे गुनासी जैसलमेर। लास्ट कौन है? जैसलमेर। एक 22.50 स्कोर हनुमानगढ़ को 58.55 58.55 हनुमानगढ़ को 22.50। नीति 2024-25 बजट में एक ऊर्जा भंडारण खतर, एक औद्योगिक नीति पिछली तो 1 जुलाई 2019 से अब नहीं आ रही है। एक एमएसएमई पॉलिसी आ रही है 1 जुलाई 2024-25 में प्रस्तावित नीतियाँ कौन सी है? ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक, एमएसएमई, नवीन खनिज नीति, एमसेंड नीति और एग्रो प्रोसेसिंग। व्यापार में बेचना बढ़ाना है। नई राजनिवेश नीति, नई राजनिवेश नीति और नवीन पर्यटन नीति निकालने ला रहे। राजनिवेश नीति है, नवीन पर्यटन नीति है। टेक्नोलॉजी के मामले में एवीजीआर है, डाटा सेंटर है, नव प्रसारण। एवीजीआर डाटा सेंटर, नव प्रसारण नीति। अमृत कालखंड में
8 अपन 10 अमृत कालखंड के बजट में घोषणा करी अब के चीज की अमृत कालखंड अमृत कालखंड में के कता कता 5 वर्ष का तुम कितना संकल्प लिया पा 10 संकल्प 5 साल का तब 10 संकल्प मन के चीज पर दिया पा पहले तो बुनियादी विकास होना चाहिए बुनियादी सुविधा बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए दूसरी चीज है गरीबा खातर गरीब और वंचित ने क्या मिलना चाहिए गरिमापूर्ण जीवन गरीब और वंचित के मिलना चाहिए गरीब बुनियादी गरिमापूर्ण जीवन तीसरो किसान किसान परिवार के मिलना चाहिए किसान सशक्तिकरण होना चाहिए सुनियोजित विकास होना चाहिए क्या होना चाहिए बोलो देखो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए किसानों बढ़िया सशक्तिकरण होना चाहिए सुनियोजित विकास होना चाहिए गरीबान सुविधा मिलनी चाहिए बढ़िया सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखो मानव संसाधन विकास और सबका स्वास्थ्य मानव को संसाधन को विकास करो लेकिन सबको स्वास्थ्य को ध्यान रखो सबके लिए स्वास्थ्य है ना बिगाड़ है बढ़िया बताऊंगी मानव चलो बुनियादी सुविधा गरिमापूर्ण जीवन किसान सशक्तिकरण सुनियोजित विकास सबका स्वास्थ्य और छोटा मोटा उद्योग खतर एमएसएमई उद्योग भी प्रमोट करो टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर ना भी प्रमोट करो एमएसएमई प्रमोट करो टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर ना प्रमोट करो सतत विकास खातर सतत विकास के लिए हरित राजस्थान पर्यावरण संकल्प लियो सतत विकास के लिए हरित राजस्थान पर्यावरण प्रदेश में 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है एक करना सुशासन की बात सुशासन है सुनियोजित विकास सबको स्वास्थ्य को ध्यान रखो प्रदेश $350 बिलियन इकोनॉमी पर्यावरण हरित को ध्यान रखो अपने हरित राजस्थान टूरिज्म एमएसएमई अमृत कालखंड का 10 पॉइंट अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर जयपुर वैश्विक कंपनियां एप्लीकेशन है जयपुर भिन्न भिन्न कंपनियां बनाना खाते औद्योगिक पार्क देख लिया
बाहर किशनगढ़ में इंडस्ट्रियल कोई हैंडीक्राफ्ट जोधपुर किशनगढ़ टायर कलेक्शन टाइल कल किशनगढ़ इंडस्ट्रियल बांधी कोई बीकानेर नंबर 16 सिरेमिक बीकानेर नई क्राफ्ट जोधपुर पाले टाइल मैन्युफैक्चरिंग किशनगढ़ इंडस्ट्रियल लॉजिस्ट बांधी दोसा देख बायोमास लोड पाले बीकानेर टेक्सटाइल बेलवाड़ा सोलर पाले सिरेमिक बीकानेर टेक्सटाइल बेलवाड़ा बांधी कोई दोस्त औद्योगिक टोन के बांधी कोई दोसा एक दिन बांधी कोई दोसा टायल टायल के किशनगढ़ टायल है किशनगढ़ देख टाइल किशनगढ़ बांधी उद्योग टाइल किशनगढ़ उद्योग धंधा बांधी कोई दोसा बांसवाड़ा बायोमास बांसवाड़ा सोलर प्लांट रोड पाली बांसवाड़ा रोड पाली बांसवाड़ा हैंडीक्राफ्ट जोधपुर सिरेमिक बीकानेर सिरेमिक पारी बीकानेर क्या होना चाहिए 2000 में 20,000 बीघा 2028 तक 20,000 बीघा पर देना चाहिए
5 जून में खेल गए तो एक पेड़ पीएम। 5 जून एक पेड़ माँ के नाम पर पीएम करो परम 7 करोड़ पौधा। 5 जून 2024 वृक्षारोपण महाअभियान। पहले जयपुर जोधपुर जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर जांच दुरम 1 रुपया में राजस्थान 1 मई 2021 शुद्ध जल युद्ध अभियान। दिसंबर 2019 1 मई 2021 रसोई योजना रसोई शहरी क्रेडिट कार्ड 6 अगस्त 2021 अंग्रेजी मीडियम। बाल गोपाल 29/11/2022 29/11/2022 कृषि प्रसंस्करण नीति
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस de बनाना 7 अक्टूबर 2022 निवेश बनाना 7 अक्टूबर 2022 7 अक्टूबर लघु उद्योग प्रयोग सन 13 दिसंबर। सूचना 13 सितंबर 2019। सिलिकोसिस नीति केस कन्यादान योजना कन्यादान योजना 15 के कन्यादान 2022 पालना पालना मई 2020 में 2007 याद नहीं 2021 अप्रैल अपना अपना 20 अगस्त एक पे 20 माँ को प्यार 19 माँ 2020 क्वेश्चन 2001 ठीक है 5 कन्यादान 2022 नीति 2021 को 2019
बस स्थिति का 2019, 3 अक्टूबर 2019, 3 अक्टूबर 2019, 19, 2021, 2022, 20 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2008। ऊर्जा विभाग जन घर घर औषधि, एक है घर घर औषधि देखिए, 1 अगस्त 2021, घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021, किसान ऊर्जा मित्र 2021, घर घर औषधि 1 अगस्त 2021, किसान मित्र योजना। कौन से किसान मित्र? किसान मित्र कर गया 17 जुलाई 2021, किसान मित्र 17 जुलाई 2021, घर घर औषधि 1 अगस्त 2021। पर्यटन उद्योग को दर्जो 1789 में दियो कर दियो, पर्यटन उद्योग को दर्जो 1789, 1789। कोर्स बताओ देखो, ट्रांसजेंडर को 10 से, बाकी एसटी और एससी को 1000, ओबीसी को और 200 रुपया। जो लोक कलाकार, सफाई कर्मचारी, किसान श्रमिक संबल और सड़क अनिरोगी राजस्थान। कौन से लोक कलाकार, सफाई कर्मचारी, बताओ देखा, लोक कलाकार, सफाई कर्मचारी, किसान कृषि सम्मिल, समर्पित सड़क सुरक्षा और निरोगी राजस्थान को 100 करोड़ है। बाकी 200 महिला को ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी हो, महिला ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी 200 करोड़। युवा विकास खातर 500 करोड़, युवा विकास खातर कितना है 500 करोड़, युवा विकास खातर। एसटी एससी को 1000 करोड़ है। पर्यटन खातर 1500 करोड़, कर्मचारी खातर 3000, किसान कल्याण कोष 7500 करोड़, किसान कल्याण कोष 7500, कर्मचारी खातर 3000, पर्यटन खातर 1500, एसटी एससी खातर 1000, युवा खातर 500, युवा खातर कितना 500, ओबीसी और महिला खातर ईडब्ल्यूएस एमबीसी 200, लोक कलाकार, सफाई कर्मचारी, कृषि सड़क सुरक्षा और निरोगी राजस्थान। लोक कलाकार, सफाई कर्मचारी, कृषि श्रमिक संबल, निरोगी राजस्थान, सड़क सुरक्षा, सबको कितना 100 करोड़ होगा। युवा को 500 करोड़ है, युवा विकास। पर्यटन खातर 1500 करोड़ होगा, 3000 करोड़। कृषक कल्याण कोष 7500 करोड़, कृषक कल्याण कोष कितना है 7500 करोड़।
इम्पोर्टेंट कुछ नीतियाँ हैं जो कि देख लें। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति, कृषि प्रसंस्करण नीति 12 दिसंबर 2019, कद ये 12 दिसंबर 2019। बायोफ्यूल 2006। उद्योग विकास नीति कद की है 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019। बायोफ्यूल 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 नीति कद की है 2006 की। बायोफ्यूल नीति 2006। कृषि प्रसंस्करण नीति 12 दिसंबर 2019। औद्योगिक विकास की 1 जुलाई 2019। एमजेड नीति 25 जनवरी 2021। एमजेड नीति कद की है 25 जनवरी 2021 की। एमजेड नीति 25 जनवरी 2021। एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022। एमएसएमई और पहली हैसिल 17 सितंबर 2022। एमएसएमई 17 सितंबर 2022। युवा नीति 2023 में घोषणा। बायोटेक 2023 में घोषणा। सड़क विकास नीति 2013। सड़क विकास नीति के 2013। सड़क विकास नीति 2013। सिर्फ 17 सितंबर 2022। इलेक्ट्रिक व्हीकल 31 अगस्त 2022। इलेक्ट्रिक व्हीकल 31 अगस्त 2022। सड़क विकास 2013। एमएसएमई 17 सितंबर 2022। एनआरआई 7 अक्टूबर 2022। राजस्थान की पहली एनआरआई नीति 7 अक्टूबर 2022। गांव में पर्यटन 2022-23। आयुष नीति 2021। महिला नीति 2021-4 2021। महिला नीति और आयुष नीति 2021। स्टार्टअप 13 नंबर दे दो। 13 नंबर दे दो। दो दो। स्टार्टअप करना का 13 नंबर 2022। बेगर उत्थान का 4 जनवरी 2023। सड़क विकास का 2013। विकास करता 1 जुलाई 2019। कृषि विपणन निदेशालय 1974। रूडा 1995। पंचायती राज विभाग 1999। बायोफ्यूल 2007। बायोफ्यूल को तो 2007। प्राधिकरण
तीसरा पोर्टल 2021 और 20 अगस्त 2021। बीस अगस्त पे सड़क सुरक्षा वैलेंटाइन डे मनाने जा रही है। वैलेंटाइन डे के दिन रात बता चल जाओ सूचना संपर्क जनसंपर्क 181 पर क्या करना शिकायत रेरा क्या खतरा परिवार के एजेंट और शिकायत खतरा रेरा 181 पर शिकायत जनसंपर्क राजस्थान संपर्क रेरा इस जीवन संजीवनी वाले आज दिखा ली कहानियां रामस्वामी स्टैंड अप इंडिया योजना पूछ
रेरा कोई भी एजेंट वगैरह उनका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ है, राजस्थान संपर्क, राजस्थान है संपर्क 181 व्यापक है इसका। शिकायत रेरा रेरा भी कोई भी प्रयोजन हो तो उधर शिकायत। ई श्रम, ई श्रम क्या कल मैंने एक जगह करने का था, कल की आइडिया 26 अगस्त 2021 ई श्रम को होगा 26 अगस्त 2021। इनाम, इनाम क्या होता है? कृषि उपज को मैक्सिमम मूल्य कदम एक दिन होती है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10% आएगा। सतत विकास सूचकांक 2023 के अनुसार ऐसे जीवन है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग। वित्त विकास, एक राजकोष के एक बाह्य योजना है। एक राजकोष में अगर प्रबंधन और देनदारियां, तो आवाह कितो देवे देनदारियां देना। प्राप्ति वह बिम पूंजीगत वह राजस्व वह वह बिम राजस्व वह पूंजीगत वह घाटा वह बिम राजस्व वह राजकोष। प्राप्ति प्राप्ति के मामला में पूंजीगत प्राप्ति भावना भी का मामला में लोक ऋण मैक्सिमम है। लोक ऋण क्या है? मैक्सिमम। राजस्व में दो तरीके हुआ, एक करावा एक है नो पिने करावा। जो प्राप्ति के मायने कर्म खुद को स्वयं को कर के बाद में केंद्र करते हुए देखो फिर अनुदान स्टेट एक्साइज
एक गियर कर भाई खुद को कराओ जितना बिग बाद में केंद्र सेंटर में देगा जितना फिर अनुदान होगा फिर गियर का नॉन टैक्स होगा स्वयं को कर पहले खुद को जितना भी कराओ बिग बाद में बापू पीछा दे देता बिग बाद में ग्रांट्स और बाद में गियर कर रहे उसमें खुद का कमाई पहले बहुत तो जीएसटी होगा एसजीएसटी बिग बाद में सेल्स टैक्स फिर स्टेट एक्साइज फिर टैक्स ऑन वीक जीएसटी सेल्स टैक्स स्टेट एक्साइज और टैक्स ऑडिट व्हीकल बताओ देख प्राप्ति को क्रम पहले बहुत तो क्या खुद को स्वयं के बाद में पापा को ले लिया सेंटर बाद में अनुदान एक्स्ट्रा कोई रुपया नहीं मिलो बाद में गैर कर गैर कर इन खुद का कर्म क्या हुआ जीएसटी फिर सेल्स टैक्स फिर स्टेट एक्साइज जीएसटी सेल्स टैक्स स्टेट एक्साइज बाद में व्हीकल भाई पहली बहुत जीएसटी पहली बहुत क्या सी जीएसटी जीएसटी मिलते जुलते तो कोई चीज़ बेचना पर सेल्स टैक्स ला बिग बाद में दारू वगैरह पर एक्साइज टैक्स बिग बाद में गाड़ी पर जीएसटी लगा के बेचना पर लगा के दारू और आवर उपयोग ठोलपा बताती कभी आवा खर्चो वे पूंजीगत वे ट्रांसफर वे खर्चा में क्या हुआ पूंजीगत वे राजस्व वे
किसके काम है? प्रेसिडेंट के काम है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। देखो वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 1+6 है, लेकिन इसमें संविधान संशोधन में क्या था? तो बोर्ड पर आपको यहाँ पर ये जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सारी फैसलों को या पार्लियामेंट के कानूनों को रिव्यू कर तो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव उसी के न्याय क्षेत्र में ही होगा। उसका प्रभाव कहाँ होगा? उसी किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किसकी एडवाइस? पहली जज कोर्ट या फिर 5 जज 139 में कहा गया रिट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने वाली शक्तियां बढ़ानी है, तो वो तो था प्रेसिडेंट ने सलाही तो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। तो मुझे एक बार वापस से बता दो, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। तो 3 होंगे नॉन लीगल, या फिर कहेंगे 3 तो जुडिशियल मेंबर और 3 होंगे एक बिल है। एग्जांपल के तौर पे कहूं कि कोई एक बिल है, वो लोकसभा के अंदर पारित कर दिया, ऐसा नहीं होता। मंत्री जी को कोलेजियम शब्द नहीं आया था। उसके बाद आता है 1998 का केस। इस 1998 के केस में कहा गया कि सलाह मानना बाध्यकारी है, और सलाह किसके द्वारा दी जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। और आज के समय में एक्चुअल में जिस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो 1998 केस वाली। आज के समय में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सलाह पर। और ये कौन से केस में आया था? 1998 केस के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर कोलिजम शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया गया। एक तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सरकार की पावर कम हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्ति अपने पास ले ली कि हम सलाह देंगे, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए 99वां संविधान संशोधन किया और एक कानून लेके आया जिसका नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और कहा गया कि भाई ना तो आपकी चले ना हमारी चले, दोनों की चले। इसलिए हम प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए क्या लेके आ रहे हैं? तो अभी तक एक परंपरा चली आ रही थी कि जो भी जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 7 जज, कोर्ट अलग, हाई कोर्ट अलग, ना। और प्रीवी काउंसिल के नीचे क्या होती थी? फेडरल कोर्ट। और ये सारी शक्तियां हमने किसको ट्रांसफर कर दी? सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। हमारे यहाँ पर जुडिशरी कैसे इंटीग्रेटेड? यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्यों का हाई कोर्ट है, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट है, ना, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सरकारें हैं कि केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग है, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग, हाई कोर्ट अलग, ना। सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है हाई कोर्ट, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है। और हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सरकार का बहुत ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं ध्यान रखना। एक तो एकीकृत, एक इंडिपेंडेंट। प्रीवी काउंसिल को समाप्त करके, फेडरल कोर्ट को समाप्त करके सारी शक्तियां ट्रांसफर की थी। संविधान का संरक्षक, अभिभावक और रक्षक, और संविधान का अंतिम व्याख्याकार। और स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 124 की। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में कई सारी बातें बताई गई है। पहला, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होंगे। दूसरा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी शपथ कौन दिलाए, वो सारी बातें आर्टिकल 124 में की गई है। तो आर्टिकल 124 की बात हम करें तो सबसे पहली बात आती है संख्या, नंबर ऑफ जजेस। और वो किसमें बताया गया? आर्टिकल 124 एक में बताया गया। किसमें बताया गया? आर्टिकल 124 एक के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बताया गया, शुरुआत में थे, पहली बात तो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कितना होगा? एक होगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होंगे? तो शुरुआत में हमारे थे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 7 जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 7 जज। लेकिन इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। मुझे बता दो, हाई कोर्ट में सदस्यों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई
जा सकती है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर सदस्य संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट। कौन है इसका आंसर? प्रेसिडेंट। यहाँ पर हाई कोर्ट में जज बढ़ाने हैं, इलेक्शन कमिश्नर में कितने मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये सारी चीजें कौन तय करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे ये तय करने का अधिकार किसका है? संसद का। ये तय करने का अधिकार किसका है? संसद का अधिकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। तो संख्या हमने कहा आर्टिकल 124(1) के तहत तय होगी। और कितने होंगे? तो हमने कहा शुरुआत में तो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जज, लेकिन इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। और वर्तमान में कितने हैं? 1+33। अब दूसरे में आता है इसकी अपॉइंटमेंट, कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। उसका सीधा सा आंसर है कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। आप कहोगे संविधान में जितना सीधा दिखता है उतना सीधा हमारा है नहीं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किससे पूछ के करता है? सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। लेकिन संविधान यहाँ पर क्या कहता है? किसकी सलाह से काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। आर्टिकल 124(2) में संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से अपॉइंट करेगा। लेकिन फिर प्रश्न आया कि यहाँ पर सलाह का मतलब क्या है? क्या वाकई में उसकी बात माननी जरूरी है या फिर केवल देने पर के लिए सलाह है? वो क्या है, मामला क्या है? तो सलाह का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन तय करेगा? सुप्रीम संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जज केस हुए। सबसे पहला केस हुआ 1982 का। कब का? 1982 का। इस 1982 केस में कहा गया कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है वो मानना बाध्यकारी नहीं है। एक्चुअल में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगी। कौन से केस में कहा गया? 1982 में। और जब अगला केस होता है 1993 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हालात बदल दी, जज्बात बदल दी, पूरी तरीके से अपनी बात से पलट गए। 1993 में कैसे पलट गए? उन्होंने कहा कि नहीं, मानना बाध्यकारी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सलाह दी है वो माननी क्या है? बाध्यकारी। लेकिन अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह नहीं देंगे, उसके साथ में 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और होंगे। सीजीआई के साथ में और कौन होंगे? 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और होंगे। और 3 लोगों को मिलाकर, जैसे अपन फोटोज का क्या बनाते हैं? कोलाज बनाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कोलेजियम कहलाएगा। इस तरीके से सलाह देने के लिए कौन होगा? कोलेजियम होगा। और उनकी बात माननी क्या है? जरूरी है। किसके संदर्भ में बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा? आंसर तो सीधा है, प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर सीजीआई? तो आंसर है कॉलेजियम, जिसमें कि सीजीआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे एज पर जजमेंट ऑफ 1993 केस। इसके साथ साथ एक बात और गई, एक विवाद उस समय में और चल रहा था। एक विवाद और इस बात का चल रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। चलो सुप्रीम कोर्ट का जज का तो समझ में आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा? तो अभी तक एक परंपरा चली आ रही थी कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता था वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता था वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस परंपरा को तोड़ दिया था, इसलिए ये भी क्लियर करना जरूरी है। इसलिए 1993 केस के जजमेंट में ये भी कहा गया कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वही भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अपॉइंट किया जाएगा। इस तरीके से जो बात संसदीय परंपरा से चली आ रही थी, अब उस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी न्यायिक निर्णय के माध्यम से। 1993 का जजमेंट 2 बातों के लिए याद रखना है, एक तो मानना जरूरी है, दूसरा सिर्फ वह सलाह नहीं देगा, उसके साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और होंगे, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। उसके बाद आता है 1998 का केस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसमें कॉलेजियम की व्यवस्था तो आ गई थी लेकिन कॉलेजियम शब्द नहीं आया था। उसके बाद आता है 1998 का केस। इस 1998 के केस में कहा गया कि सलाह मानना बाध्यकारी है, और सलाह किसके द्वारा दी जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। और आज के समय में एक्चुअल में जिस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो यही है, 1998 केस वाली। आज के समय में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सलाह पर। और ये कौन से केस में आया था? 1998 केस के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर कोलिजियम शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया गया। एक तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सरकार की पावर कम हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्ति अपने पास ले ली कि हम सलाह देंगे, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए
99वां संविधान संशोधन किया और एक कानून लेके आया जिसका नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और कहा गया कि भाई ना तो आपकी चले ना हमारी चले, दोनों की चले। इसलिए हम प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए क्या लेके आ रहे हैं, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर कुल 6 सदस्य होंगे। इन 6 में से एक तो होंगे चीफ जस्टिस, इन 6 में से 3 तो होंगे लीगल और 3 होंगे नॉन लीगल, या फिर कहेंगे 3 तो होंगे जुडिशियल मेंबर और 3 होंगे नॉन जुडिशियल मेंबर। वो 3 जुडिशियल कौन से होंगे, तो कहा गया एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि 93 वाली व्यवस्था, और 3 नॉन जुडिशियल भी होंगे। 3 नॉन जुडिशियल में कौन कौन, एक तो होंगे आपके विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, इसके साथ साथ 2 सदस्य और होंगे, और उन 2 सदस्यों को चुनने के लिए कमेटी बनेगी। कौन सी कमेटी, उस कमेटी के अंदर पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। इस तरीके से देखें आप तो यहां पर बैलेंस है किसका, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल का, और यहां पर भी बैलेंस है, एक तो हो गया सरकार का, 2 सरकार के नहीं है, और जो कमेटी चुन रही है उसमें भी सरकार का व्यक्ति एक ही है, एक विपक्ष का, एक सरकार का, एक जुडिशियल है। इस तरीके से एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गांवों में कहते हैं कि 99वां आंकड़ा ही खराब होता है। तो 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से रद्द कर दिया। और आज के समय में एक्चुअल हम कौन सी कंडीशन में आ गए, वापिस इसी कंडीशन में आ गए कि प्रेसिडेंट सलाह देगा और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसकी सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सलाह पर, जिसको अपन कॉलेजियम के नाम से जानते हैं। तो ये है पूरी बात, ठीक है। और एक इसमें यह भी तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, तो 65 वर्ष तय की गई। कितनी तय की गई है, 65। इसमें सॉरी 15वां जो संविधान संशोधन था उसमें यह लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम आयु कितनी होगी, तो लिखा गया संसद तय करेगी, और संसद ने कितनी तय की है, 65 वर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 15वां संविधान संशोधन, उसमें यह मुद्दा उठा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु कितनी होगी, तो क्या आंसर किया गया, कौन तय करेगा, संसद, और संसद ने कितनी तय की है, 65 वर्ष। इतनी बात क्लियर है। तो आर्टिकल 124(2) के अंदर क्या बताया गया, अपॉइंटमेंट, 124(1) में क्या बताया गया था, संख्या, नंबर ऑफ जजेस। आगे चलते हैं 124(3). 124(3) के अंदर बताई गई योग्यता, क्वालिफिकेशन। एक बात तो मुझे याद करके बताओ, अटॉर्नी जनरल की क्या योग्यता थी, तो आपने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब समय आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, वो अपन जान ले। तो 124(3) के अंदर बताया गया, क्या बताया गया, जो व्यक्ति 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह लिया, जो व्यक्ति क्या है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रह लिया, या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रह लिया, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, एक प्रख्यात विधिवेता है। तो 124(3) के अंदर 3 बातें बताई गई। पहला, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की राय के अंदर वो क्या हो, एक प्रख्यात विधिवेता, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। तो ये 3 बातें हैं, इन 3 शर्तों के आधार पर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज, या फिर 10 वर्ष तक वकील, या फिर राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेता। और जब हम राष्ट्रपति की राय कह रहे हैं तो एक्चुअल में कॉलेजियम की राय है वो, ठीक है, तो राय देने की चलनी है। उसके बाद में आर्टिकल 124(4) के अंदर क्या बताया गया है, हटाना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 125(5), 125(6) में यहां पर बताई गई है शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर, और सुप्रीम कोर्ट वालों को प्रेसिडेंट। ठीक है, शपथ कौन सी अनुसूची के अनुसार, 3री अनुसूची के अनुसार। कौन सी अनुसूची के अनुसार, 3री अनुसूची में इसका जो प्रारूप है वो दिया गया है। बात क्लियर है। यदि हम पिछले कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखें, कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें, तो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था हीरालाल कानिया। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल कानिया। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो वाई.वी. चंद्रचूड़, जो अभी है डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, 1978 से लेकर 85 तक। क्या आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है क्या, तो नहीं बनी है, कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ठीक है, और पिछले 5 से 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको याद होने चाहिए, 1-2 बार इनका क्रम पूछा गया है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमारे कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। उससे पहले कौन थे, उदय ललित। उससे पहले कौन थे, उदय ललित। उससे पहले कौन थे, एन.वी. रमन्ना। उससे पहले कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े। उससे पहले कौन थे, रंजन गोगोई। और उससे पहले कौन थे, दीपक मिश्रा। तो आपको ये 45 के बाद तो याद रखना है। 45वें नंबर पर दीपक मिश्रा, 40वें नंबर पर रंजन
अरविंद बोबडे, 48वें नंबर पर एनवी रमन्ना, 49वें नंबर पर उदय ललित, और अभी हमारे 50वें नंबर के चल रहे हैं और वो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। सबसे पहले कौन थे, हीरालाल कानिया। सर्वाधिक कार्यकाल किसका, वाईवी चंद्रचूड़ का। कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक नहीं रही। न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो न्यूनतम कार्यकाल के एन सिंह का 18 दिन तक। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, के एन सिंह 18 दिन। और पहले दलित कौन थे, के जी बालकृष्णन। पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, के जी बालकृष्णन। और स्वतंत्र भारत में जिनका जन्म हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो व्यक्ति कौन थे, एस एच कपाड़िया। ऐसे व्यक्ति जिनका स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ और वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे, एस एच कपाड़िया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट का नाम, पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। ठीक है, बताओगे, मैंने बताया, आज ही बताया। ठीक है, तो एस एच कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्मे और भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। ये कुछ एक फैक्ट याद करना है। अब हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाए। देखो ये प्रोसेस अपन जब प्रेसिडेंट वाली बात कर रहे थे ना, तब हमने कुछ कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है। चलिए उससे कंपेयर करना पड़ेगा अपन को। देखो भाई, चार ही प्रकार की प्रोसेस पढ़ते हैं हम, किस तरीके से हटाया जाए। एक प्रेसिडेंट को हटाना पड़ा था, एक राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना पड़ा था, एक लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाना पड़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यदि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना पढ़ लिया, इसका मतलब हाई कोर्ट के जज को हटाना पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया इसका मतलब कैग को हटाना पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको सबको हटाने की प्रोसीजर क्या है, एक ही है। ठीक है, अब क्या है प्रोसीजर जान लेते हैं भाई। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या आर्टिकल 100, इन सबको आर्टिकल 124 के तहत हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 में दी गई प्रोसीजर के तहत हटाया जा सकता है। क्या है, पहली बात तो हटाने का तरीका क्या है, तो दो आधार हो सकते हैं, एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी, अक्षमता और सिद्ध कदाचार, अक्षमता और सिद्ध कदाचार। जबकि इनको हटाने का उल्लेख, इनको हटाने का आधार क्या था, सिर्फ एक था, और वो क्या था, संविधान का अतिक्रमण। और जबकि इनको हटाने के क्या कितने आधार है, दो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक आपके इनकैपेसिटी। इनको कितना था, सिर्फ एक, और इन दोनों का तो उल्लेख ही नहीं था। याद रखिएगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के दो आधार है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। सिद्ध कदाचार का मतलब किसी के साथ मिसबिहेव किया है, और अक्षमता मतलब कि वो वाकई में योग्य ही नहीं है। ये दो आधार है। ये प्रस्ताव कहाँ आ सकता है, तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी। ये कहा था सिर्फ राज्यसभा में, ये सिर्फ लोकसभा में। और यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना देखें तो ये प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक थी और राज्यसभा में 50 सदस्यों की। अब पहले ये पूरी प्रोसीजर जान लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। देखो जब प्रस्ताव आता है, मान लेते हैं लोकसभा में प्रस्ताव आया, तो लोकसभा जो स्पीकर है इन दोनों का तो उल्लेख ही नहीं था। यार क्या था, सिर्फ एक था, और वो क्या था, संविधान का अतिक्रमण। और जबकि इनको हटाने के क्या कितने आधार है, दो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक आपके इनकैपेसिटी। इनको कितना था, सिर्फ एक, और इन दोनों का तो उल्लेख ही नहीं था। याद रखिएगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के दो आधार है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। सिद्ध कदाचार का मतलब किसी के साथ मिसबिहेव किया है, और अक्षमता मतलब कि वो वाकई में योग्य ही नहीं है। ये दो आधार है। ये प्रस्ताव कहाँ आ सकता है, तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी। ये कहा था सिर्फ राज्यसभा में, ये सिर्फ लोकसभा में। और यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना देखें तो ये प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक थी और राज्यसभा में 50 सदस्यों की। अब पहले ये पूरी प्रोसीजर जान लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। देखो जब प्रस्ताव आता है, मान लेते हैं लोकसभा में प्रस्ताव आया, तो लोकसभा जो स्पीकर है वो तय करेंगे कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या फिर नहीं करना। कौन तय करेंगे, लोकसभा के स्पीकर के पास में ऑप्शन है, वो इसको स्वीकार कर भी सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे कि इसको स्वीकार करना है या फिर अस्वीकार। और फिर क्या होगी, इस विषय पर जांच होगी। फिर क्या होगी, इस विषय पर जांच होगी। जांच के लिए क्या बनेगी, एक समिति बनेगी। जांच के लिए क्या बनेगी, एक समिति बनेगी। इस समिति के अंदर या तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज होगा, वो अध्यक्ष होगा। जांच के लिए क्या बनेगी, एक समिति जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक कोई प्रख्यात विधिवेत्ता होगा। हाई कोर्ट की किसी एक हाई कोर्ट, आपको कौन से, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और कोई एक प्रख्यात विधिवेत्ता होगा। 3 लोग होंगे। कौन कौन से, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज,
दूसरा किसी एक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और तीसरा क्या प्रख्यात विधिवेता। अब देखो ये जो प्रोसीजर है ना ये संविधान में नहीं बताई गई। इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम बोलते हैं न्यायाधीश जांच प्रक्रिया अधिनियम। न्यायाधीश जांच प्रक्रिया अधिनियम 1968 उसमें बताया गया है। इसमें बताया गया न्यायाधीश जांच प्रक्रिया अधिनियम 1968। इसमें अपन देखें तो इसमें भी था कि जांच होगी, लेकिन जांच कौन करेगा, कैसे करेंगे, समिति कैसे बनेगी, कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन इसमें बताया गया है कहां पर, संविधान में नहीं तो फिर एक्ट में। कौन से एक्ट में, न्यायाधीश जांच प्रक्रिया अधिनियम 1968 में। कौन से बताया गया है, न्यायाधीश जांच प्रक्रिया अधिनियम 1968। तो यहाँ पर पहले सदन के अंदर ही क्या हो रही है, जांच। जबकि यहाँ पर क्या था, पहले सदन में तो सिर्फ आरोप लग रहा था, जांच हो रही थी दूसरे सदन में। पहले में तो सिर्फ आरोप लग रहा था, जांच हो रही थी दूसरे सदन में। उसके बाद में दोनों सदनों में कैसा बहुमत चाहिए होगा, विशेष बहुमत। जबकि यहाँ क्या था, कुल का 2/3। यहाँ कैसा है, दोनों में विशेष बहुमत। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद अपने आप नहीं हट जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। फाइनल साइन किसके होंगे, प्रेसिडेंट। जबकि यहाँ पर क्या था, प्रोसेस पूरी हो गई हटा दिया, प्रोसेस पूरी हो गई हटा दिया, प्रोसेस पूरी हो गई हटा दिया। लेकिन यहाँ पर फाइनली किसके द्वारा हटाया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। तो मुझे एक बार वापिस से बता दो, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। मुझे बताओ कि कौन से दो तरीके हैं, तो आप कहोगे कौन से दो आधार हैं, तो हम कहेंगे दो हैं। एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी। ठीक है, फिर हम कहेंगे कौन से आर्टिकल में, तो आप कहोगे 124 में। कितने सदस्यों की सहमति, तो आप कहोगे लोकसभा में बिल आ रहा है तो तो 100 और राज्यसभा में आ रहा है तो 50। कहां पर ला सकते हैं, दोनों में ला सकते हैं। क्या प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर इसे पास भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर चेयरमैन के पास। उसके बाद में यहीं पर क्या हो जाएगी, जांच। जांच के लिए क्या बनेगी, समिति। समिति में कितने लोग, 3, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोई प्रख्यात विधिवेता। ये पूरी बात कहां बताई गई है, न्यायाधीश जांच प्रक्रिया अधिनियम 1968 के अंदर। उसके बाद में सेकंड हाउस में जाएगा और दोनों के अंदर कैसे बहुमत से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली हटाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। अच्छा एक बात और जान लो, अपन बार बार कह रहे हैं कि मेजोरिटी के प्रकार कौन कौन से देख लेते हैं। एक होता है आपकी सिंपल मेजोरिटी, एक होता है आपकी कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, या फिर जिसे अपन कहते हैं साधारण बहुमत। सिंपल मेजोरिटी या फिर साधारण बहुमत। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें उपस्थित सदस्यों के आधे लोगों के साइन करवाने होते हैं। उपस्थित सदस्यों के आधे लोगों के साइन करवाने होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में टोटल 543 मेंबर है, लेकिन आज के दिन सिर्फ 400 आए हैं। इसमें से कितने लोगों के साइन करवाने हैं, 200 + 1 यानी कि 201। इसको अपन क्या कहेंगे, सिंपल मेजोरिटी। जब आधे लोगों के साइन करवाने उसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी या फिर सिंपल मेजोरिटी, और कौन सा बताया आपको, स्पेशल मेजोरिटी बता दो। स्पेशल मेजोरिटी एक होता है आपकी कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है उपस्थित के 2/3। क्या होता है, उपस्थित के 2/3, या फिर कुल के, एक काम करते हैं पहले बता दे एब्सोल्यूट। सिंपल मेजोरिटी हो गया, अब दूसरा आपको बताते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, या फिर क्या है, पूर्ण बहुमत। कौन सा बहुमत, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कुल के आधे से अधिक। कुल के आधे से अधिक। कुल का मतलब क्या, लोकसभा में कितने मेंबर है, 543, उसका आधा करो +1 जोड़ो यानी कि 272।
इसलिए हम कहते हैं कि सरकार बनानी है तो क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत। सरकार बनानी है तो क्या चाहिए? पूर्ण पूर्ण बहुमत। बहुमत। अब की बार 272 पार, ऐसा नारा दिया था सबसे पहले। अब की बार 272 पार का मतलब क्या है? कि इस बार पूर्ण बहुमत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें कि कुल, ध्यान रखना यहां पर क्या है? उपस्थित, यहां पर क्या है? कुल। तीसरा शब्द होता है जिसे अपन कहते हैं प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है, देखो ये थोड़ा सा अटपटा सा है, ये है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, तत्कालीन सदस्य। अब तत्कालीन सदस्य क्या होते हैं? तत्कालीन सदस्य है कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान डिवाइड बाय 2। एग्जांपल के तौर पर कुल सदस्य कितने हैं? 543, लेकिन 10 सीटें मान लेते हैं वैकेंट हो रखी है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई मेंबर है ही नहीं, या तो उसकी डेथ हो रखी है या वैकेंट हो रखी है, उसने रिजाइन कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो माइनस क्या कर दो? 10 डिवाइड बाय 2, तो जो भी नंबर आता है वो हो गया। कहने का मतलब ये क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत, जिसमें कुल सदस्य माइनस क्या कर दो? वैकेंट पोस्ट, उसको 2 से डिवाइड करो। इन तीनों में अंतर समझ में आ गया? सिंपल मेजोरिटी उपस्थित का आधा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कुल का आधा, इफेक्टिव मेजोरिटी तत्कालीन सदस्यों का आधा। और तत्कालीन सदस्य क्या होते हैं? कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान। और उसके बाद में आता है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। उसके बाद क्या आता है आपके? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित का 2/3, उपस्थित का 2/3, या फिर कुल के आधा से जो भी अधिक है वो दोनों में से जो भी अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पर कुल मेंबर कितने? 543, आज आए हैं मान लो 300, उपस्थित कितने हैं? 300। तो अपन दोनों कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, उपस्थित कितने? उपस्थित का 2/3, 300 का 2/3, तो ये तो सिर्फ 200 ही बनता है। लेकिन कुल का आधा यानी कि 272, ज्यादा कौन सा हो? 272, तो ये क्या होगी? आपके विशेष बहुमत हो गया। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 543 है कुल, मान लेते कुल कितने? 543, 543 में आज आए हैं 450, कितने आए? 450। तो मैं क्या कहूंगा? उपस्थित का 2/3, 450 का 2/3 लगा लो, कितना हो गया? ये हो गया 300। कितना हो गया? 300। तो ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 300।